जय हिंद बच्चों। कल हमने हमारे हॉर्नबिल का लेसन 3 डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यू के पार्ट 1 को पढ़ा था। अगला पार्ट शुरू करने के पहले आइए हम पुराना रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मिस्र देश पिरामिड के लिए मशहूर है। इस लेसन में हमने पढ़ा था कि इजिप्ट के राजा, जिन्हें फ़ारो कहा जाता था, किंग टूट, जो एमेनहॉटेप 3 के वारिस थे और यह आखिरी वारिस थे, इनकी मृत्यु टीन एज में हो गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट और मेडिकल टीम उनकी डेथ का राज और सही उम्र पता करने के लिए बहुत उत्सुक थी। 3300 साल बाद जब किंग टूट की डेड बॉडी को सिटी स्केन में ले जाया जा रहा था, तो वहाँ का माहौल बहुत डरावना व तूफान भरा हो गया था, क्योंकि उन्हें उनके रेस्टिंग प्लेस से हिलाया जा रहा था। टूरिस्ट भी उनकी बरियल प्लेस पर किंग टूट को देखने के लिए जब नीचे उतर रहे थे, तब दीवार पे बने हुए म्यूरल को बहुत ध्यान से देख रहे थे और उनके बरियल प्लेस में रखे प्योर गोल्ड के सामान को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। उनमें खाने की चीज़ें, वाइन, गोल्ड के सामान, ये सब चीज़ें उसमें शामिल थी। ये सब सामान इसलिए रखे जाते थे क्योंकि इजिप्ट में रिबर्थ की मान्यता थी कि मरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं, और उस समय उनको इन सामानों की आवश्यकता होती है। डेड बॉडी के साथ ये सब सामान इसलिए रखे जाते थे कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। वहाँ लोगों में जो सबसे आकर्षण का केंद्र था, वो था कॉफिन का लिड, यानी कॉफिन का ढक्कन, जिस पर सोने का चेहरा बना हुआ था, और वो चेहरा किंग टूट का था। हमने यह भी पढ़ा कि जाही हवास, जो इजिप्ट एंटिक्विटीज़ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनरल थे, वो शिकायत कर रहे थे कि हावर्ड कार्टर, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किंग टूट की मम्मी को इन्वेस्टिगेशन करते हुए बहुत ख़राब कर दी थी। मम्मी जो सोने के कॉफिन में रखी थी और रेजिन के कारण कॉफिन में नीचे चिपक गई थी, जिसे उन्होंने चेजिल से खरोच कर निकाला था, और बॉडी उसके कारण बहुत डैमेज हो गई थी। राइटर कहते हैं, किंग टूट को जब दफनाया गया था तो बहुत सारे सोने के आभूषण उनकी बॉडी पर थे, जिसे कार्टर के द्वारा हटाए जाने के कारण बॉडी बहुत डैमेज हो गई थी। तो बच्चों, यहाँ तक हम पार्ट 1 में जान चुके हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सिक्वेंटली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है 10 सालों को मिलाकर जो एक काउंटिंग की जाती है, वो डिकेड कहलाती है। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सिक्वेंटली, आर्कियोलॉजी बहुत तेज़ी से परिवर्तित हुई है इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, इन पिछले कुछ 10 सालों से। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, और उनका फोकस अब ट्रेजर पे कम होता है, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरग्विंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और ज़्यादा फोकस उनका होता है उस डिटेल को पाने में जिसमें उनकी डेथ हो गई थी, जो रहस्यमयी थी। इट ऑल्सो यूज़ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल, और वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल अब यूज़ करने लगे हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और उनके पास मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी हो गई है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे द ममी एंड रिवेंटेड अ स्टार्लिंग फैक्ट। एनाटॉमी के प्रोफेसर ने एक्सरे करके उस ममी का एक बड़ी ही आश्चर्यजनक बात जाहिर करी। बेनेथ द रेजिन दैट केक हिज चेस्ट, कि टूट के चेस्ट पे जो रेजिन था, उसके नीचे हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब आर मिसिंग, उसकी ब्रेस्ट बोन और उसकी फ्रंट रिब दोनों ही गायब हैं। टुडे डायग्नोसिस इमेज कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी। आज के टाइम पे जो इमेज को डायग्नोस किया जाता है, वो सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी के जरिए किया जाता है, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशन वर्चुअल बॉडी। वर्चुअल बॉडी मतलब बॉडी को मशीन में डालने के बाद वो एक जो इमेज देती है, उसको वर्चुअल बॉडी कहते हैं। जो एक रियल इमेज देती है हमारी बॉडी का, उसको वर्चुअल बॉडी कहते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि बाय विच 100 ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन, सीटी स्कैन में डालने के बाद उसके जो एक्सरेज लिए जाते हैं वो क्रॉस सेक्शन में लिए जाते हैं, और जितने भी स्लाइड्स होती हैं
वो एक ब्रेड की स्लाइड के समान होती है, जिसको इकट्ठा करके जब रखो तो एक्चुअल बॉडी का शेप दिखाई देता है। वॉट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ देन द एक्सरे? क्या नहीं बता सकता सिटी स्कैन किंग टूथ के बारे में, क्या नहीं पता चल सकता। एंड कुड इट आंसर टू द बिगेस्ट क्वेश्चन? तो ये राइटर कहते हैं कि ये दो प्रश्न थे, उसके आंसर भी मिल सकते थे। स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, कौन से बड़े क्वेश्चन के लिए बोल रहा है राइटर? जो सुस्त थे, लिंगरिंग थे, मतलब जो सुस्त थे। सुस्त इसलिए कहा है क्योंकि हावर्ड कार्टर ने 1922 में मम्मी को खोजा था, लेकिन तब से लेके अभी तक जो खोज चल रही थी उसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, इसलिए उसको लिंगरिंग कहा गया है कि वो सुस्त थे। तो ये राइटर कहते हैं कि सिटी स्कैन के जरिए क्या नहीं पता किया जा सकता। हाउ डिड ही डाई, ये दोनों क्वेश्चन जो अभी तक खोजे नहीं गए कि वो कैसे मरा। एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कि वो अपनी डेथ के समय पे कितने साल का था। किंग टूथ डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट, किंग टूथ की जो डेथ है वो एक बहुत बड़ी घटना है। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, ऐसा रॉयल शाही परिवार के लोगों का भी मानना है। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपने शाही परिवार का आखिरी वारिस था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, और उसकी डेथ के बाद इस डायनेस्टी का अंत हो गया। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमेथ आर अनक्लियर, लेकिन उनकी डेथ, पासिंग अवे मतलब उनकी डेथ का जो राज था वो अभी भी अनक्लियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर बोलते हैं एमेनहॉटेप III टूथ्स फादर और ग्रैंडफादर। एमेनहॉटेप III या तो वो टूथ के फादर थे या उसके ग्रैंडफादर थे। वॉज ए पावरफुल फॉरो, बहुत ही शक्तिशाली किंग थे वो। हु रूल्ड ऑलमोस्ट फॉर डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। राइटर बताते हैं कि टूथ के ग्रैंडफादर या फादर एमेनहॉटेप III एक बहुत ही शक्तिशाली फॉरो थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड, जिन्होंने 40 सालों तक शासन किया। एक डिकेड 10 ईयर्स का होता है, यहाँ 4 डिकेड्स कहा जा रहा है, यानी 40 ईयर्स हो गए। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, और उस समय पर उनका शासन स्वर्ण युग पर था। हिज सन एमेनहॉटेप IV, उनके बेटे एमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। एमेनहॉटेप IV जो उनके अगले वारिस थे, उन्होंने शुरुआत किया जो अपने शासन को, तो वो बहुत ही स्ट्रेंज था, बहुत ही आश्चर्यजनक पीरियड था वो प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में। द न्यू फोरो प्रोमोटेड अ वर्शिप ऑफ द एटेन, उस किंग ने, उस फोरो ने एटेन की पूजा शुरू करवा दी। एटेन जो एक सन डिस्क के रूप में थे। चेंज हिज नेम टू एखेनाटेन, अपना नाम बदल के उन्होंने एखेनाटेन कर लिया। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब, और अपनी कैपिटल को मूव करके पुरानी सिटी थीब से न्यू सिटी एखेनाटेन नोन एज अमरना, एखेनाटेन ने नई सिटी अमरना के नाम से अपने कैपिटल को आगे मूव कर दिया। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमून, और उन्होंने अगला जो लोगों को शॉक दिया वो ये शॉक था कि उनकी कंट्री में जो अमून की पूजा करते थे, जो पहले देवता जो उनके थे, पहले देवता वो अमून थे। एखेनाटेन ने उनको एटेन की पूजा करने पे जोर दिया, और जो लोग उनकी पूजा नहीं करते थे उनके लिए उन्होंने उनके अमून गॉड की इमेजेस को स्मैश कर दिया, तोड़वा दिया। अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, और उन गॉड की, अमून जो उनके मेजर गॉड थे, उनकी इमेज को स्मैश करवा के और मंदिरों को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये बहुत ही भयानक समय था, ऐसा रे जॉनसन ने कहा। रे जॉनसन डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीब। जो रे जॉनसन थे वो शिकागो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। द साइट ऑफ एंशिएंट थीब, जो थीब के पास शहर लग्जर था, वहाँ पे उन्होंने एक रिसर्च सेंटर खोला था। उन रे जॉनसन ने ऐसा कहा, ऐसा स्टेटमेंट दिया कि इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, कि ये एक बहुत ही भयानक समय था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड देन एखेनाटेन वेंट अ लिटिल विकी। ये परिवार जो कई सालों से, कई सदियों से
शासन कर रहा था वॉज कमिंग टू एन एंड, अब अपने अंत की तरफ आ चुका था। एंड देन एखेनाटेन वेंट अ लिटिल विकी, और एखेनाटेन कुछ सनकी सा हो गया। आफ्टर एखेनाटेन डेथ, एखेनाटेन की डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम स्मेनकरे appeared briefly and existed with hardly a trace। एखेनाटेन की डेथ के बाद जो अगला शासक आया वो बहुत ही मिस्टीरियस था, बहुत रहस्यमयी था, और उसका नाम था स्मेनकरे। स्मेनकरे appeared briefly and exist, बहुत कम शासन किया इन्होंने, बहुत शॉर्ट टाइम इनका शासन था, और exit with hardly a trace, और कहाँ गायब हो गए ये, इसके कोई ट्रेस नहीं मिला, इसका कोई निशान नहीं मिला। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखामेन टुक द थ्रोन, और तब बहुत छोटी सी उम्र के बच्चे को जिसका नाम टूटनखामेन था उसको गद्दी पे बिठाया गया। किंग टूट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, जिसको आज टूट के नाम से जाना जाता है। वाइडली यहाँ पे दूर दूर तक के लिए यूज़ किया गया है कि आज उसको दूर दूर तक किंग टूट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामुन, इस बच्चे ने जल्दी ही अपना नाम बदल के टूटनखामुन रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमून, जिसका अर्थ है कि अमून की इमेज। एंड ओवर सॉ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और फिर से पुराने राज्य को वापस ले आया। रेस्टोरेशन का मतलब होता है कि जो पहले समय पे चलता था जैसा शासन उसको रिपीट कर लिया। ही रिजाइंड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, और 9 सालों के बाद वो अपनी गद्दी से रिज़ाइन कर गया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टली, और अचानक उसकी मौत हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, रिगार्डलेस मतलब विदाउट केयर, अपने फेम की, अपने फेमस होने की कोई परवाह नहीं थी। एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, ना ही अपने भाग्य का उन्हें कोई अंदाज़ा था। टूट इज़ वन मम्मी एमंग मेनी ऑफ इजिप्ट, टूट जैसी बहुत सारी मम्मी थी इजिप्ट में। हाउ मेनी नो वन नोस, लेकिन क्यों बाकी मम्मी के बारे में नहीं जाना गया। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फॉर एंड इज स्टिल काउंटिंग। राइटर कहते हैं इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उसमें मम्मीज़ की काउंटिंग करना था, और दूसरा काम उनका ये था कि मम्मीज़ की स्कैनिंग करके उनके बारे में पता लगाया जाए। इट्स मैन्युफैक्चर किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन्ड, और इसमें किंग टूट की सबसे पहली मशीन में जो डाली गई मम्मी वो किंग टूट की मम्मी थी। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रेगुलरली अहेड, अपनी मौत के बाद भी वो उतना ही आगे था ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के उतने ही आगे था जितना कि अपने जीते जी वो आगे चलते थे। अ सिटी मशीन स्कैन्ड बाय द मम्मी हेड टू टो, सिटी स्कैन की जो मशीन होती है वो मम्मी को सिर से लेके पैर तक स्कैन करती है, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस निकालती है इन क्रॉस सेक्शन। टूट्स हेड स्कैन्ड in 0.62 millimeter slice to register its intricate structures takes on eric detail in the resulting image। किंग टूट के मम्मी का स्कैन जब किया गया तो 0.62 मिलीमीटर के स्लाइस से किया गया, और उसमें जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था। टेक ऑन एरिस डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और उन सारी डिटेल्स को कंप्यूटर में फीड करके उससे एक इमेज तैयार की गई जो बड़ी ही स्ट्रेंज थी। विथ टूट एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, टूट की पूरी बॉडी का सीटी स्कैन लेने के बाद उसका जो रिकॉर्ड तैयार करा और उसका इन्वेस्टिगेशन करना था। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजिस्ट forensic and anatomy began to prove the secret that the wing goddess of glided burial shrine protected for so long। किंग टूट की पूरी बॉडी का जब रिकॉर्ड किया गया तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट की टीम आई थी जिसमें रेडियोलॉजिस्ट थे, फॉरेंसिक थे और एनाटॉमी की टीम थी। उन्होंने उसके सीक्रेट को जानने की कोशिश की। वो सीक्रेट जानना चाह रहे थे जिसको विंग गॉडेस ऑफ अ ग्लाइडेड बरियल शेरिन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जिसको विंग गॉडेस जो मरने के बाद की जो देवी होती हैं वो सोने के ताबूत में, सोने के कॉफिन में लेटे हुए किंग टूट की कई लंबे समय से रक्षा कर रही थी
उनके सीक्रेट को जानने के लिए ये स्पेशलिस्ट की टीम आई थी। द नाइट ऑफ द स्केन वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। और उस रात स्केन के लिए ले जाने को वर्कमैन कैरीड टूट, वर्कमैन आए, उन्होंने किंग टूट को लिया फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स, उसके टूम से, उनके बॉक्स से उनकी बॉडी को निकाला। लाइक पेल बेरर, पेल बेरर जो कंधे पे लेके जाते हैं, लाइक पेल बेरर दे क्लाइंब अ रैम्प, उन पाल बेरर ने उनको अपने कंधे पे रखा और रैम्प पे चढ़ के गए। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़े। इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड, और जब वो बाहर की तरफ आए तो रेत का तूफान चल रहा था। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसके बाद वो हाइड्रोलिक लिफ्ट पे खड़े हुए। इनटू द ट्रेलर दैट हैड द स्कैनर, और वो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है उनको ट्रेलर के पास लेके गई और उस ट्रेलर के अंदर स्कैनर की मशीन रखी हुई थी जिसे वो मम्मी को वहाँ तक लेकर गए। 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज, 20 मिनट के बाद 2 आदमी तेज़ी से भागते हुए बाहर आए। इमर्ज ने बाहर आना। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और पास में जो एक ऑफिस था वहाँ गए वो। एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फेन, और उनके हाथ में जब वो लौट रहे थे तो 2 सफ़ेद प्लास्टिक के पंखे थे। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, $1 million के लाई गई वो स्कैन की मशीन को सैंड ने, उसके मतलब रेत ने कूलर के पंखों को बंद कर दिया, उस $1 million की मशीन को ख़राब कर दिया। कर्स ऑफ द फॉरो, उन्हें फॉरो का कर्स लग गया। जोक अ गार्ड नर्वसली, उनमें से एक गार्ड नर्वस होकर ये बात कह रहा था। इवेंचुअली शी सब्सटीट्यूट फैन वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। राइटर कहते हैं कि फाइनली उन एक्स्ट्रा फैन जो वो लेके गए थे उन्होंने अपना काम दिखाया और उनका काम, उनकी प्रोसेस पूरी हो गई। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, उन्होंने सब चेक करा कि अब कोई काम तो नहीं बचा, कोई डाटा लॉस तो नहीं हुआ। द टेक्नीशियन टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियंस ने टूट की बॉडी को कहा वापस ले जाने के लिए। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टूम, वो वर्कमैन उनकी बॉडी को वापस टूम तक लेके गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, 3 घंटे के अंदर वो अपने कॉफिन में वापस पहुंच गए। द फॉरो अगेन रेस्टेड, और ये किंग फिर से अपने रेस्ट करने की पोजीशन में आ गए। इन पीस वेयर द फ्यूनरल प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, उसी जगह पर जहाँ पर बहुत लंबे समय पहले प्रीस्ट ने उनको सुलाया था। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्ट्रोनाइजिंग इमेजेस ऑफ टूट, और ट्रेलर में जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने उनकी आश्चर्यजनक इमेजेस निकाली किंग टूट की ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, टेक्नीशियंस ने उनकी जितने भी पिक्सल थे उनको जो बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा करा और उन्हें कंप्यूटर में जब देखा तो उन्हें एक ग्रे कलर का हेड दिखाई दिया जिसे उन्होंने हर एंगल से टिल्ट करके घुमा फिरा के चेक किया। नेक वर्टिब्रेट अपीयर एज क्लियरली एज इन द एनाटॉमी क्लास, उनकी गर्दन की जो वर्टिब्रेट थी वो इतनी क्लियर दिख रही थी जैसे कि हम एनाटॉमी की क्लास में देखते हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, दूसरी इमेजेस जो उसमें प्रकट हो रही थी वो काहे की थी, उनके हैंड की, हाथ की। सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिबकेज, कई रिबकेज के व्यूज़ थे। एंड द ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और उनके सिर का, उनकी खोपड़ी का ट्रांजेक्शन था। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, और अब ज़ाही हवास कहते हैं कि प्रेशर जो मेरे दिमाग पे था वो कम हो गया। सिटिंग बेड इन हिज चेयर, और अपनी चेयर पे वो बैठ गए। ज़ाही हवास स्माइल, वो मुस्कुरा रहे थे। विजिबल रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और वो बहुत खुश थे कि कुछ भी सीरियसली रॉन्ग नहीं हुआ, मतलब कुछ भी बुरा नहीं गुजरा। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, वो बोल रहे थे कि मैं पिछली रात में 1 सेकेंड के लिए भी नहीं सोया। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, मैं उस समय क्योंकि मैं बहुत चिंता में था और अब मुझे
कोई तनाव नहीं है और मैं सो सकता हूँ। लास्ट में राइटर कहते हैं बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जब हमने ट्रेलर से खुद को बाहर लाए, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, और मेटल की स्टेयर से सीढ़ियों से हम ग्राउंड पर नीचे उतरे। द विंड हैड स्टॉप, तो वो तूफ़ानी हवाएं चलनी बंद हो गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, और उस वैली में जो किंग ऑफ वैली कही जाती है वहाँ पर ठंडी हवाएं चलने लगी, हवा में ठंडक आ गई और डेथ का एहसास होने लगा, क्योंकि वो किंग डिपार्टेड मतलब जो डेड बॉडी की जो वैली थी उस माहौल में थे वो वहाँ पर। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टूट टूम, जहाँ पे टूट की जो टूम थी उसके जस्ट ऊपर आसमान में ओरियन, जो कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, जिसे ओसिरिस की आत्मा कहा जाता है, गॉडेस ऑफ डेथ है, उनकी देवी का जो समूह है तारों का वो किंग टूट के टूम के जस्ट ऊपर है। और राइटर कहते हैं कि वही उनकी रक्षा कर रही थी। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वो मरने के बाद की जो देवी है वही किंग टूट की रक्षा कर रही थी, वो उसको ऊपर से वॉच करती रहती थी, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और उस बच्चे की देखभाल कर रही थी। तो आइए अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जो लेसन के लास्ट में हमने कॉन्स्टेलेशन वर्ड पढ़ा था, कॉन्स्टेलेशन मतलब तारामंडल, तारों के समूह को हम तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो आइए ये कॉन्स्टेलेशन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तारे जो हमें रात में आकाश में दिखाई देते हैं, हमने इस लेसन में ओरियन के बारे में पढ़ा था। ओरियन जिसे ओसिरिस कहा जाता है, जो मौत के बाद की देवी है। तो आइए हम कुछ और तारे समूह के बारे में जानते हैं जिन्हें आकाश में हम कई बार देख चुके हैं और ग्रीक में कई कहानियों में इनके आकार का जिक्र किया गया है। ये आकार मनुष्य, पशु या पक्षी के होते हैं। जैसे ओरियन के बारे में ग्रीक में कथा प्रचलित है कि वह एक शिकारी है और ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन पूरी दुनिया में कहीं से भी दिखाई देता है। इसमें 3 तारे एक साथ एक लाइन में चमकते हैं जो बहुत ही चमकदार होते हैं। दूसरा तारा उर्सा मेजर, यह पूरे वर्ष उत्तर दिशा में दिखाई देता है। संस्कृत माइथोलॉजी के अनुसार इसे सप्तऋषि या 7 ऋषियों का समूह भी कहते हैं। इन 7 तारों के आखिरी में जो 2 तारों को सीधा आगे की तरफ बढ़ाकर देखें तो ध्रुव तारा दिखाई देता है, जिसे पोलारिस कहते हैं। पोलारिस तारा उत्तर दिशा में रात में दिखाई देता है। इसके लिए यह कहानी प्रचलित है कि लॉर्ड विष्णु ने 6 साल के ध्रुव को ब्रह्मांड में निरंतर निवास करने का वरदान दिया था। पिगासस इसे विंग हॉर्स भी कहते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पिगासस एक काइंड हार्टेड घोड़ा है। इसके पीठ से वेल्रोफोन गिर गए थे तो ग्रीक गॉड ने उन्हें नक्षत्र में बदल दिया। सिरियस, यह ग्रीक शब्द है। इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत चमकीला तारा है। इसे अर्थ के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। यह खुली आंख से आसानी से देखा जा सकता है। इसे सबसे पहले इजिप्ट में नील नदी के पास आसमान में देखा गया था। जेमिनी, ये 2 नक्षत्र का कॉन्स्टेलेशन है। इसे हम राशियों में भी यूज़ करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।